आज हम करेंगे पाठ माता का अंचल। माता का अंचल पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है शिवपूजन सहाय ने। शिवपूजन सहाय जी ने अपने ही बारे में, अपने बचपन का जिक्र किया है इस पूरे पाठ में। इस पूरे पाठ में वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिता से ज्यादा लगाव रखता था बजाय माता के। मतलब मैंने अपना जो बचपन बिताया है वो ज्यादातर पिता के साथ बिताया है। पिता के साथ खेलना, पिता के साथ ही उठना, पिता के साथ ही खाना खाना, इस तरह की सारी गतिविधियां मेरी पिता के साथ ही होती थी। माता के साथ तो बस मेरा दूध पीने तक का ही नाता था। उसके बाद मेरा बचपन ज्यादातर पिता के साथ ही बीता। ऐसा ही कुछ हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ का नाम है माता का अंचल, जबकि पूरे पाठ में पिता के बारे में जिक्र है। पिता के बारे में हम इस पूरे पाठ में 90% पढ़ने वाले हैं। 90 से भी ज्यादा कह सकते हो, कुछ 5-10% ही माता के बारे में है। तो फिर पाठ का नाम माता का अंचल क्यों? अंचल का मतलब होता है दुपट्टा, माता का दुपट्टा। ये पाठ का नाम क्यों रखा गया, ये बात आप जब पाठ पढ़ेंगे या पाठ को पढ़ चुके होंगे या लास्ट तक आप खुद ही समझ जाएंगे कि माता का अंचल क्यों। और फिर नहीं भी समझे तो मैं तो बताने वाला हूं ही। चलिए पाठ को शुरू कर रहे हैं। एक एक लाइन को समझने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखो, लेखक शुरू करता है एक छोटी सी कविता, एक छोटी सी 2 लाइन की तुकबंदी से। क्या कहता है? जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। मतलब जहां लड़कों का साथ होता है वहां तो मृदंग बजते हैं, अर्थात एक वाद्य यंत्र बजता है। लेकिन जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। मतलब जहां बूढ़ों का संग होता है, बूढ़े होते हैं, वहां तो खर्चे ही होते हैं। ये बात बचपन में इस तरह की तुकबंदी वो अक्सर बोला करते थे। और भी बहुत से उसके यार दोस्त जितने भी थे, छोटे छोटे बच्चे कह सकते हो, उनके मुंह से ये इस तरह की 2-2 लाइनें, एक एक लाइनें हमेशा तुकबंदी के रूप में निकलती थी। आप लोग भी कभी छोटे रहे होंगे तो कोई ना कोई छोटी छोटी कविताएं हमेशा याद रहती होंगी। देखिए आगे क्या लिखते हैं। पहले पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि हमारा जो बचपन बीता वो पिता के साथ ज्यादा था। माता के साथ तो सिर्फ दूध पीने का नाता था। हम पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे, पिता के साथ ही नहाते, पिता के साथ ही खाना खाते थे और पिता के साथ ही तैयार हुआ करते थे। इस तरह की जो तैयारी वो बता रहे हैं और अपनी वेशभूषा भी लेखक बताते हैं कि हम बचपन में कैसे लगा करते थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी, यानी बाल थे, और एक भभूत का तिलक लगा लेते थे। भभूत का तिलक उनके पिता ही लगाते थे, जिससे वो बिल्कुल बमबोला की तरह लगते थे। बमबोला यानी भगवान शिव लगते थे। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। हमारे पिता तड़के तड़के यानी सुबह सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी उनके साथ हो लिए थे, उनके साथ ही बात किया करते थे, रहते थे, उनके साथ ही वक्त बिताते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते थे, यानी जब वो खुद उठते तो हमें भी उठाते थे, और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का मतलब होता है राख, राख का तिलक आपने देखा होगा ना, भगवान शिव के मंदिर में अगर आप देखोगे तो भभूत का तिलक लगाया जाता है। तो हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, उनको तंग करने लगते थे, यानी हम लगाने नहीं देते थे वो तिलक। कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर, ये पिता की हरकतें, कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार होता है ये माथा, इस माथे में त्रिपुंड लगा देते थे। त्रिपुंड कैसे कर देते थे? वो जो 3 अंगुलियों से बनाया गया अर्धचंद्राकार इस तरह से जो तिलक लगाते हैं उसको त्रिपुंड कहते हैं। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। तो त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में, हमारे माथे में भभूत खूब खुलती थी। खूब खुलने का मतलब बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे, बिल्कुल भगवान शिव जैसे लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। वैसे तो उनका नाम शिव पूजन ही है, लेकिन एक्चुअल जो बचपन का नाम था उनका वो तारकेश्वर था, तारकेश्वर। लेकिन पिता उनको प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। बाबूजी कहकर वो उनको बुलाते थे, वो उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और माता को मैया कहकर बुलाते थे। अब आगे के 2-3 पैराग्राफ में भी यही बात चल रही है कि किस तरह से हम पिताजी के साथ रहते थे, किस तरह से हम हर वक्त उनके साथ ही लगे रहते थे। जैसे कभी वो मछलियों को दाना खिलाने जाते थे तब भी हम उन्हीं के कंधे पर विराजमान रहते थे। इसी तरह से और भी जब हम काम कर रहे होते थे, जैसे कि रामायण का पाठ करते थे तब भी वो उन्हीं के साथ रहते थे। यहां तक कि जब वो राम नाम इस तरह से राम राम राम
राम राम इस तरह के जो शब्द थे वो लिखा करते थे, वो उस समय भी उन्हीं के साथ रहते थे। तो यही कुछ बातें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, लजाकर मतलब शर्म खाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे क्योंकि मजा आता था पिता को भी। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। मतलब एक राम नाम बही एक होती है, किताब कह लो, एक कॉपी कह लो, एक नोटबुक कह लो, उसमें पिताजी राम 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 इस तरह के शब्द लिखा करते थे। पहले के लोग ऐसा करते थे, आज भी कुछ एक करते हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर, राम नाम लिख दिया, उसको आटे की गोलियों में लपेट लेते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। गंगा जी की ओर क्यों जाते थे? ताकि मछलियों को वो खिला सकें। ऐसा ही करते थे। देखिए, उस समय भी यानी वो टाइम पर भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों में हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कैसे? देखिए, इस तरह से। ये आपकी बुक का ही चित्र है। देखिए, एक पिता अपने बच्चे को खुश करने के लिए जो नीची डाल है उस डाल पर बिठाकर झूला झुला रहा है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है। और ये बच्चा कौन है? ये बच्चा है लेखक। और लेखक का नाम मैंने क्या बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में भी हम यही बात पढ़ने वाले हैं कि एक पिता बच्चे को खुश करने के लिए उसके साथ कुश्ती में हार जाता है और रोने लग जाता है ताकि बच्चा खुश हो जाए, और वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। कुछ ऐसा ही हम इस पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। बस इन 4-5 पैराग्राफ में यही बात चल रही है कि किस तरह से लेखक अपने पिता के साथ कितना ज्यादा समय बिताता है। यही बातें हम पढ़ रहे हैं। देखिए, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर, शिथिल मतलब हार कर, हमारे बल को बढ़ावा देते कि ना जाने कितना बल है बच्चे में, और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते, उतान मतलब पीठ के बल लेट जाते, यानी जैसे हार गए हों, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, उनकी लंबी लंबी मूछें थी और उखाड़ने लगते तो उनको थोड़ा दर्द भी होता था, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। अब आगे के 2 पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि परिवार में जब बच्चा खाना खाता है तो किस तरह का माहौल होता है। होता यह है कि जब पिता अपने बच्चे को छोटे छोटे कोर, छोटे छोटे निवाले खिला लेता है और थोड़ी देर बाद उसका पेट भर जाता है, इस तरह से उसको वो भेजना चाहता है, लेकिन मां कहती है कि नहीं, अभी बच्चे का पेट भरा नहीं है, तुम तो छोटे छोटे निवाले खिला रहे हो, इससे बच्चे का क्या पेट भरता। तो मां क्या करती है? मां थोड़े बड़े बड़े कोर तोड़ तोड़कर उसको खिलाती है, जिससे बच्चे का पेट भर जाता है। अब वो ऐसे नहीं खाता, वो थोड़ा जिद करता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, तो मां क्या करती है? बनावटी चिड़िया बनाकर, जैसे ये चिड़िया है, ये कबूतर है, वो होते कोरी हैं, वो होते निवाले ही हैं, लेकिन मां अपने बच्चे को ये कहकर कि ये कबूतर है, ये कौवा है, ये पंछी है या ये चिड़िया है, इस तरह से कह कहकर उसके मुंह में डालती जाती है और वो बड़ा खुश होकर खा लेता है और उसका पेट भी भर जाता है। इस तरह की बातें हम अब पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस यानी दूध, और भात, भात यानी चावल, दूध और चावल सानकर, सानकर मतलब मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाते का मतलब हमारा पेट जब भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। भर मुंह कोर मतलब एक ऐसा निवाला, ऐसी कोर जिससे मुंह भर जाए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, ठोर मतलब स्थान। देखिए मैं खिलाती हूं, मर्दुए क्या जाने, मर्दुए यानी पुरुष, पुरुष क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से, महतारी मतलब मां, माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात, दही मतलब तो आपको पता है भात माने चावल, दही और भात यानी चावल को सानती है यानी मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से
कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती है, क्या कहते हुए खिलाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब ये जो कोर है ना, ये जो पंछी है ये उड़ जाएगा, जल्दी से खा लो। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा लेते थे, उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी पहले ही खा लेते थे। बच्चों, लेखक अपने पिता को क्या कहकर पुकारते थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है देखो, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे यानी खा लेते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो वो खेलने लग जाते, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अब वो निकल तो गए, लेकिन अगली बार जब मां के हाथ में आते थे तो वो पूरी तरह से तैयार करती थी। पूरी तरह से मतलब बालों में तेल लगाना, इस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना, ये बहुत कुछ जो मां अपने बच्चे के लिए करती है वो सब करती थी, बेशक बच्चा कितना ही रोता रहे। और ऐसा ही होता था, लेखक रो रो कर अपना बुरा हाल बना लेता था, तो पिता उसको चुप करवाने की चेष्टा तो करते थे, लेकिन वो चुप नहीं होते थे। चुप कब होते थे, जब उनको बाहर गली में उन्हीं के दोस्तों का झुंड मिलता था, यानी गली में बच्चे और जो मिल जाते थे, तब वो सिसकना भूल जाते थे। सिसकना यानी रोना भूल जाते थे। ऐसा ही कुछ लिखा है, देखिए, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। चुल्लू का मतलब ये होता है, चुल्लू, इसको चुल्लू कहते हैं, जैसे आप सुनते होंगे चुल्लू भर पानी, इसको कहते हैं चुल्लू। तो हमारे सिर पर डाल ही देती थी, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते कि ऐसा भी क्यों जबरदस्ती की जा रही है बच्चे के साथ। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी वो पूरी तरह से लेप लगाकर पूरी तरह से मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में, लिलार यानी माथा, नाभि आपको पता है पेट की नाभि होती है जिसको बेली बटन कहते हैं इंग्लिश में, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बन जाते थे, हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, यानी रो रो के बुरा हाल। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला, बाट जोहना मतलब इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर यानी रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों यानी अपने दोस्तों के दल में यानी झुंड में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। बच्चों, आगे के कुछ पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ किस तरह के खेल खेलता है, और ये खेल आज के खेलों के मुकाबले नहीं है। मतलब आज के खेल तो थोड़े अलग हो गए हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले, उससे भी पहले कह सकते हो, क्योंकि लेखक उस टाइम की बात बता रहा है, अपने बचपन की बात बता रहा है। तो आज से 100 साल पहले किस तरह के खेल हुआ करते थे और वो क्या खेलते थे, वो अब हम अगले 4 पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। और 4 पैराग्राफ में 4 तरह के खेल पढ़ने वाले हैं। उनके 4 तरह के खेल कैसे होते थे, जैसे घरौंदा बनाना यानी घर बनाना, घर बनाने के लिए क्या क्या वस्तुओं की जरूरत होती है उसके अनुसार वो वस्तुओं को इकट्ठी करना। और कई तरह के खेल जैसे खेती करना, नाटक करना, नाटक किस तरह का, जैसे आप प्ले करते हो स्कूलों में, वैसे ही वो भी प्ले करते थे घर में। और इसी तरह से एक और भी खेल होता था उनका, बारात निकालना। ये बारात कैसे निकालते थे, वो सारी बातें अब हम इन 4 पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। इन 4 पैराग्राफ में एक बात ध्यान से सुनना कि इन चारों पैराग्राफ में उनकी जरूरत के हिसाब से जो खेल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल खेती करना, तो खेती करते हुए किन किन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेते थे या जुगाड़ बना लेते थे। कैसे, फॉर एग्जांपल खेती करने के लिए हल चाहिए होता है, हल चलाना जो कि खेत में चलता है और किस तरह का होता है वो आपको पता है, तो उसको बनाने के लिए वो कुछ और नहीं अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते थे कि ये हल है, और इस हल से वो अपने खेत को रोंदते थे। ये इस तरह के जुगाड़ बनाते थे। और एग्जांपल बताऊं तो खाना बनाते थे, तो खाने बनाने के लिए घी का इस्तेमाल होता है, तो वो घी तो अब कहां से लाएं, तो वो पानी को ही घी बना लेते थे। आटे का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए वो मिट्टी इकट्ठी कर लेते थे और मिट्टी को ही आटा बना लेते थे। तो इस तरह की वस्तुएं लेकर वो इस तरह के खेल खेला करते थे, और वो खेल 4 बताए हैं अगले 4 पैराग्राफ में। और अंत में क्या होता है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, सुनते रहना, बस इतना ही काफी है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, अब वो तमाशे करने लगते हैं। क्या तमाशे करते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं। नाटक किस तरह के, जैसे आप प्ले करते हो स्कूलों में, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, जिस तरह के नाटक आप स्कूल में करते हैं, प्ले करते हो, उसी तरह का प्ले ये घर में किया करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। मतलब आपको स्टेज की जरूरत पड़ती है ना, तो नाटक करने के लिए, तो वैसे ही उनको भी तो स्टेज की जरूरत है। तो वो क्या करते थे, बाबूजी की जो छोटी चौकी होती थी जिस पर बैठकर वो नहाते थे, वही स्टेज बन जाती थी उनकी।
उसी को उठा लाते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोवा तानकर, यानी उसी कुर्सी यानी उसी चौकी पर सरकंडे के खंभे बांध लिए जाते थे, यानी सरकंडे के खंभे बन जाते थे और कागज का चंदोवा बन जाता था, कागज का टेंट बन जाता था। और ऐसा करके यानी कागज का और सरकंडे का एक टेंट बनाकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। मतलब प्ले में वो एक दुकान लगा रहे हैं मिठाई की, और वही प्ले है उनका। अब वो क्या करते हैं, मिठाई की दुकान बनाने के लिए भी तो बहुत सी चीजों की जरूरत है। ऐसे ही क्या करते हैं, उसमें चिलम के खोंचे, चिलम में एक जाली होती है, उस पर कपड़े के थाल बना लिए जाते थे, कपड़े को थाल मान लिया जाता था और उसी थाल में ढेले के लड्डू, ढेले यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर उसको लड्डू मान लिया जाता था कि ये लड्डू हैं। पत्तों की पूरियां, मतलब पत्ते तोड़ लाते थे और पत्तों की पूरी कचोरियां मान ली जाती थी कि ये पूरी है और ये कचोरियां हैं। ये दुकान लगाने का एक तरीका मान लो। गीली मिट्टी जो होती थी उसकी जलेबियां बन जाती थी। फूटे घड़े के जो टुकड़े होते थे वो बताशे बन जाते थे। इस तरह की जो मिठाइयां होती थी वो सजाई जाती थी। ठीकरों के मतलब होते हैं मिट्टी के टुकड़ों के बटखरे बन जाते थे। बटखरे यानी तोलने के जो बाट होते हैं ना, बट्टे जिसको बोलते हैं, वेट कह लो उसको, वो बट्टे या वेट वो बन जाते थे मिट्टी के टुकड़े। और जस्ते जस्ते यानी सुराही, एक तरह का घड़ा ही होता है, तो सुराही के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो अब उनके वो पैसे बन जाते थे। हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार भी होते थे, क्योंकि वही बच्चों की तो टोली है, वही खरीदने वाले, वही दुकानदार भी हैं। अच्छा, अब इस बीच बाबूजी यानी पिताजी का बड़ा मन करता था उनके स्वाद लेने का। वो स्वाद में यानी मजे लेने के लिए बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, यानी कि वो उनके खेल के बीच में आ जाते थे और वो फिर शर्मा कर भाग जाते थे। अब अगले पैराग्राफ में घरौंदा बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। घर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो भी देख लीजिए। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, यानी घर बनाते थे। धूल की मेड़, धूल से बनी हुई जो मेड़ होती थी, यानी थोड़ी सी ऊंची धूल इकट्ठी हो जाती थी, उसको दीवार मान लिया जाता था और तिनकों का छप्पर बन जाता था, यानी एक छत बन जाती थी तिनकों से। दातुन के खंबे बन जाते थे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बन जाते। दिया सलाई यानी माचिस, माचिस की जो पेटियां होती है, यानी कि वो डिब्बी होती है, उसके किवाड़ बना लिए जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बना ली जाती थी, यानी घड़े का जो ऊपरी हिस्सा होता है या जहां से पानी निकाला जाता है, वो जो मुख होता है उसको कहते हैं घड़े के मुहड़ा। मुहड़े की चूल्हा चक्की बन जाती थी, यानी रसोई का चूल्हा बन जाता था। दिए को कढ़ाई मान ली जाती थी, जो छोटे छोटे दिए होते थे वो हमारी कढ़ाई हो जाती थी। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, आचमनी होते चम्मच, जो पूजा के लिए चम्मच इस्तेमाल होती है, उसको हम कलछी मान लेते थे, कलछी है ये। और पानी के घी मान लिए जाते थे। यहां तक कि धूल को पिसान मान लिया जाता था, पिसान यानी आटा मान लिया जाता था। बच्चों, ये आप सिर्फ सुनते जाओ, इसमें कुछ याद रखने की खास जरूरत है नहीं कि किसको क्या माना, आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। बस आप सुनते जाइए कि क्या चल रहा है और किस तरह का खेल खेला जा रहा है, आप बस उसके मजे लीजिए। देखो, धूल के पिसान, धूल को आटा मान लिया जाता था और बालू को यानी बालू रेत को चीनी मान लिया जाता था। उस चीनी से ही यानी उन सब चीजों से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार यानी दावत, जैसे पार्टी होती है वैसे ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, यानी हम ही लोग ही तो खाने वाले होते थे। जब पंगत यानी लाइन, पंक्ति बैठ जाती थी, तब बाबूजी स्वाद लेने के लिए अक्सर आ जाते थे, यानी मजे लेने के लिए। मतलब पंगत जब बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे से आकर पाथ के अंत में यानी लाइन के एंड में जीमने के लिए बैठ जाते थे, यानी खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब सबसे मजेदार खेल, बारात निकालेंगे बच्चे। बारात कैसे निकालते देखो, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था, तंबूरा चाहिए होता है ना, मतलब एक वाद्य यंत्र होता है तंबूरा, वो तंबूरा कनस्तर बन जाता था। कनस्तर यानी टीन का जो पीपा होता है, जैसा आप देख रहे हैं, टीन का पीपा तंबूरा बन जाता था। और अमोले, आम का एक पौधा होता है जिसमें एक तरह की एक सीटी बजती है उससे, तो वो पत्थर की बनी जो सीटी होती है उसको घिसकर शहनाई बना ली जाती थी। और टूटी चूहेदानी, जो टूटी चूहेदानी होती थी वो हमारी पालकी बन जाती थी। पालकी आप समझते हो, जिसमें दुल्हन बैठती है यानी ले जाया जाता है। पहले के लोग ऐसे करते थे, यानी पहले की बारात ऐसी ही होती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, यानी एक कोने से जाकर दूसरे दरवाजे पर चले जाते थे बारात निकालते हुए। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की पटरियों से घिरे और गोबर से लिपे
आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये का कलसा रखा जाता था। मतलब जहां बारात रुकती थी वहां पर ये सारी चीजें रखी होती थी। ये बता रहा है कि ये सारी चीजें गोबर से लिपे आम के केले और टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन, उसको सजा रखा होता था। वो छोटे आंगन में हम वहां पर पहुंच जाते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, वापस आ जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डाल देते थे। खटोली खाट एक तरह की, और लाल ओहार का मतलब लाल दुपट्टा उस पर डाल दिया जाता था। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। और अब बाबूजी स्वाद लेने के लिए तैयार। मतलब लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर, उहार मतलब दुपट्टा, दुपट्टा उघार कर यानी उठाकर दुल्हन का मुख निखरने लगते यानी देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब अगले पैराग्राफ में एक नया खेल, खेती करना। खेती वो कैसे करते थे देखिए ध्यान से। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, यानी चबूतरे का जो किनारा होता था उस पे घिरनी यानी चक्री। चक्री किस तरह की, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, वो गोल गोल जो घूमती है चक्री, उसको घिरनी कहते हैं। तो छोर पर घिरनी गड़ जाती, क्योंकि कुएं की भी तो आवश्यकता होगी जब खेती करेंगे, पानी तो वहीं से ही बनेगी बात। और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। वो हमारा कुआं हो जाता था जो गली होती थी। मूंज की बटी हुई, मूंज मतलब एक तरह की घास होती है, उसकी बटी हुई पतली रस्सी से, रस्सी में एक चुक्कड़, चुक्कड़ होता है कप, जो कुएं में रस्सी से बाल्टी बांधी जाती है, वो बाल्टी नहीं बांधते थे, वो एक कप को बांध देते थे, क्योंकि कप छोटा होता था ना, तो वो छोटी छोटी चीजें करेंगे। तो पतली रस्सी में एक चुक्कड़ यानी कप बांध गराड़ी पर चढ़ा लेते। गराड़ी मतलब वही चक्री जो मैंने अभी घिरनी की बात की थी, उसी को ही दूसरे शब्दों में गराड़ी भी कहते हैं। गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बन जाते। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। बैल जैसे मोट खींचता है ना, मोट क्या होता है, दरअसल उसके कंधे पर बड़ी सी लकड़ी होती है और जो कमर पर पट्टा सा होता है उसको मोट कहते हैं। तो दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, चबूतरा खेत बन जाता, पूरा चबूतरा हमारा खेती होता था। वो कंकड़ बीज यानी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते थे उसको बीज मान लिया जाता था। और ठेंगा, ठेंगा यानी ये जो थंब देख रहे हो, इसको हल जुआटा मान लिया जाता कि हल है हमारे। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। पटाए माने सिंचाई की जाती थी, जोते जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती थी, यानी उसी टाइम तैयार भी हो जाती थी हमारी फसल, और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। काटते समय हम गाते थे, क्या गाते थे कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब ऊंची हो चाहे नीची हो, कैसी भी कियारी हो, कैसी भी फसल हो, जो भी उपजेगी वह हमारी होगी। बच्चों भात का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन पा रहे हैं मेरी बात। आगे देखिए, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे और कसोरे का, कसोरे यानी मिट्टी के बर्तन का सूप बनाकर ओसाते थे। ओसाते जैसे अलग करते हैं किसी चीज को वैसे। और मिट्टी के दिए के तराजू, मिट्टी के दियों से हम तराजू बना लेते थे और उस पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे, यानी ये इतने की बिकेगी, ये इतने की बिकेगी ये फसल, इस तरह की बातें। इसी बीच अब बाबूजी, बाबूजी स्वाद लेने के लिए तैयार। बच्चों ये बातें लिख मत देना पेपर में कि बाबूजी स्वाद लेने के लिए आ जाते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी, यानी कैसे बढ़िया दिन थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, मतलब अक्सर हम खेलते थे। बटोही, बटोही मतलब राहगीर, रास्ते में जो चलते हुए लोग भी थे वो भी कुछ देर रुक कर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। अब आगे के पैराग्राफ में लेखक कहता है कि हम और हमारे जो साथी थे वो बच्चे, वो सब हम बच्चे लोग खूब चिढ़ाते भी थे। किसको, जो राह में चलते हुए लोग थे, खास तौर पे बारात जो जा रही होती थी और जो दुल्हा होता था उसको हम बहुत चिढ़ाते थे। ऐसे ऐसी बातें अब हम पढ़ने वाले। देखिए, जब हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, ददरी मतलब एक मेला है, मेले के आदमियों का जब झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। एक छोटी सी कविता और, क्या कि चलो भैयों ददरी सतु पिसाने की मोटरी। अब भगवान जाने इसका क्या मतलब है, ये उनकी भाषा में है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार यानी दुपट्टेदार पालकी देख पाते, यानी बारात को देख लेते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या लगते, क्या कहते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन किया हमार महरी। अब इसका मतलब ही मुझे नहीं पता, ये उनकी भाषा में है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, अब एक बार ऐसा हुआ कि जो दूल्हे को चिढ़ाया जा रहा है वो दूल्हा निकला बहुत सनकी, वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया और इतना चिढ़ा कि वो उनके पीछे दौड़ा। जब वो हाथ नहीं आए तो उनके स्कूल में चला गया। स्कूल में टीचर से शिकायत कर दी। टीचर ने अपने ही किसी स्टूडेंट को उनके पीछे दौड़ा दिया कि तुम जाओ और पकड़ के लेके आओ। बाकी सब तो भाग गए, लेखक पकड़ा गया। लेखक को लेके आए वो उनके स्टूडेंट। जब वो लेकर आए टीचर के सामने तो टीचर ने ऐसी खूब डांट लगाई कि वो उनका रोना ही नहीं रुका। इतना रोए कि जब तक बाबूजी नहीं आ गए, यानी स्कूल में पिता नहीं आ गया और उनको
चुप करवाने की कोशिश नहीं की, तब तक नहीं चुप हुए, और शायद तब भी नहीं हुए तो और भी ज्यादा रोने लग गए बाबूजी के सामने। तो पिता ने क्या किया, पिता ने टीचर से विनती की कि मैं इसको घर ले जाता हूं, मैं चुप करवा दूंगा, इस तरह के कहकर वो घर ले आए। घर भी नहीं लाए, घर लाने से पहले ही बच्चों का झुंड उसको मिल गया, वो बच्चों के झुंड में फिर से घुल मिल गया और रोना भूल गया। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे, देखिए। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, बूढ़ा वर था मतलब थोड़ी उम्र ज्यादा ही हो गई थी, हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेल यानी पत्थर। उस खसूट खब्बीस यानी पापी यानी दुष्ट, उस पापी या दुष्ट की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंहा आदमी यानी घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले यानी अच्छे अच्छे जो गोपी आम होते थे वो चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी कि बहुत ज्यादा आकाश में बादल छा गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे यानी बादल गरज रहे थे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सरसराने लगी, यानी बहुत ज्यादा तूफान जैसा माहौल हो गया। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे यानी डर गए थे और कहने लगे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। इसका थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे पता है कि एक पैसा लेकर बाजार से छतरी आती है, बरखा उधरे बिलाई यानी बरखा दूर हो जाती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखिए। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से, थड़ से सट गए यानी बहुत ज्यादा अच्छे से चिपक गए उस पेड़ों के साथ। जैसे कुत्ते के कान में अठई, एक तरह का कीड़ा, तो वो जैसे कुत्ते के कान में एक कीड़ा चिपक जाता है वैसे ही हम भी पेड़ों के साथ सट गए। मगर बरखा जमी नहीं, बिल्कुल थमी गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बिच्छू आ गए तो हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा डीठ था, यानी बच्चे का नाम था बैजू, वो बड़ा डीठ था। और संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। अच्छा, मैंने जो अभी कहानी बताई थी ना, वो उनके पीछे चले गए और टीचर को बताया, वो सारी बात मूसन तिवारी की थी। मैंने शायद दूल्हे के बारे में बता दी। तो वो मूसन तिवारी था, उसको वो मिल गए, यानी बच्चों को मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, थोड़ा कम समझ में आता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, क्या कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। चोखा मतलब होता है बर्था। ऐसा बूढ़ा है और वो बेईमान है, मांगता है करेले का बर्था, ऐसा कुछ चिढ़ाकर बोला। वो चिढ़ भी गया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी बाकी बच्चों ने। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी बहुत पीछे तक भागा वो हमारे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी कि टीचर ने बच्चों को, यानी 4 बच्चों को पकड़ लाने के लिए कहा। और आगे क्या हुआ देखिए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, यानी पकड़ने की कोशिश की। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, यानी वो तो भाग गया, हम पकड़े गए, लेखक पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी खूब रोए। वह गुरुजी की चिरोरी, चिरोरी का मतलब विनती, गुरुजी से विनती की करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या गा रहे थे? कह रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। इसका मतलब यह है कि मेरी मां तो पकाती है पुआ, पुए बनाती है, हम तो उसको पुए को खाते हैं, ना जुआ नहीं खेलते। ऐसे एक छोटी सी तुकबंदी कर लेते हैं। बच्चों, पंगत का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। एक बार जल्दी से इसका अर्थ कमेंट करो। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुरा लापने, यानी वैसा का वैसा हम भी गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, मतलब एक खेत था मकई का, वहां पर चले गए। वहां हुआ क्या, वहां पर चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे। एक भी हाथ न आई, मतलब वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, यानी वो लेखक तो ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन अलग से खड़ा जरूर था। क्या कह रहा था, क्या तुकबंदी कर रहा था? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। चिड़ई का मतलब चिड़िया, कि राम जी की चिड़ई यानी राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, यानी भगवान का ही, तो खा लो चिड़ई भर भर पेट, ऐसा कुछ कह रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, यानी ये सब करते हुए देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब अगर चिड़ियों की जान जाएगी तो लड़कों का खिलौना, क्योंकि वो लड़के पकड़ रहे थे ना उन चिड़ियों को, और वो पकड़ लेते तो बेचारी मर जाती। तो वो जो आसपास के जो लोग थे वो कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, लड़कों का खिलौना तभी बनेगा। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब दूसरों की
चीजों को अपना नहीं मानते। कौन कौन? लड़के और बंदर, ये दो ऐसे हैं जो दूसरों की चीजों को अपना मानते ही नहीं है। दूसरों की चीज मतलब दूसरों की है, उसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो। अब एक खतरनाक चीज हो गई उनके साथ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पाठ है तो पिता के बारे में, लेकिन माता का अंचल क्यों रखा। हुआ ये कि एक खेत था जिसमें वो बच्चे खेल रहे थे, और जहां पर भी चूहे का बिल दिखता ना, उस बिल में पानी डालने लग जाते, ताकि जो अंदर चूहा है ना वो बाहर आएगा तो हम उसको पकड़ेंगे या उसके साथ खेलेंगे, उसको भगाएंगे, इस तरह की गतिविधि करेंगे। तो वो ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ हुआ ये कि उस बिल में जब पानी डाला तो चूहा नहीं निकला, बल्कि सांप निकल आया। सांप को देखते ही बच्चे डर गए। डरते ही वो बेतहाशा दौड़े, इधर देखा ना उधर, बस दौड़ते जा रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लहू लुहान हो रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं थी, बस भागे जा रहे हैं, और तब तक भागते रहे जब तक घर नहीं पहुंच गए। लेखक जब घर पहुंचा तो साथ में ही बैठक में पिताजी बैठे थे। पिताजी के पास नहीं गया, लेकिन सामने जहां चावल साफ कर रही थी मां, तो वो पिता के पास न जाकर मां के पास दौड़े हुए जाते हैं और मां के आंचल में जाकर छिप जाते हैं और रोए जा रहे हैं। मां घबरा गई कि ये बच्चे को हुआ क्या है। वो पूछने पर भी लेखक बता नहीं रहा है कि हुआ क्या है एक्चुअल में। वो रोए जा रहे हैं, बस सा 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 ऐसे कर रहे हैं बस। तो मां बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पिता ये सब बातें सुनकर वो भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं पिता अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मां से अलग नहीं होता। वो बस उसी में ही अपने आप को सिक्योर मानता है। और यही कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में कुछ एक बात बताऊंगा, वो सुन लेना ध्यान से। देखिए पहले, जितना पढ़ा जितना समझा। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे, यानी पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए, हम निकालना तो चूहा चाहते थे, लेकिन गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई ऊंधा गिरा, यानी कोई उल्टा गिर रहा है, तो कोई अंटा चिट यानी सीधा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया यानी साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, यानी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया कि पता नहीं क्या हो गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की, मैया का जो आंचल था ना, उसके प्रेम की और शांति की, चंदोवे की छाया ना छोड़ी। चंदोवा मतलब जो छोटा शामियाना होता है, जो छोटा एक तरह का टेंट होता है, उसको कहते हैं छोटा शामियानी यानी चंदोवा इसको। तो वो शांति और प्रेम की जो आंचल था, वो दुपट्टा था, वो जो कवर किया हुआ था, उसमें हमें सिक्योरिटी नजर आ रही थी, यानी एक सुरक्षा मिल रही थी, जिससे हम अलग नहीं होना चाहते थे। तो बच्चों, चाहे पिता कितना ही लाड कर ले, कितना ही समय बिता ले अपने बच्चे के साथ, लेकिन माता का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। बच्चों, मां के बारे में एक शेर तो कमेंट करना बनता है, तो कोई एक अच्छा सा शेर मां के बारे में जरूर लिखना। और बच्चों, आपको लग रहा हो कि ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। कुछ इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए श्री कृष्ण, बी श्री राम, सी बम्बोला, डी राजकुमार। आपके 5 सेकंड होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बम्बोला। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठोर शब्द का अर्थ है, ठोर का अर्थ बताना है। ए ठहरना, बी दौड़ना, सी स्थान, डी आकाश। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थान। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? आपके ऑप्शन ए लेखक के पिता ने, बाग के माली ने, सी मुसन तिवारी ने, डी लेखक की माता ने। 5 4 3 2
1-0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूसन तिवारी ने। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चिरोरी करना का क्या अर्थ है? चिरोरी का क्या अर्थ बताया था? ए चिढ़ाना, बी नकल करना, सी चोरी करना, डी विनती करना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनती करना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको एक ही पेज पर सारी चीजें यानी ए टू जेड सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।